अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास 1C है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब देखो कह रहा है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम उसको लिखने का तरीका ये है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये x लिखा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और आगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कह रहा है जी, y। अगर इनवर्स का बात करता है तो उसका रेसिप्रोकल लिख लो, यानी y का रेसिप्रोकल 1/y होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए x इज इक्वल x फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और आगे उसका रेसिप्रोकल, किसका, y का रेसिप्रोकल 1/y, तो इन्वर्सली है ना, इसलिए उसे 1/y लिखेंगे। अगर वो कहता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम x लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लिखते हैं और y लिखते थे। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले जो लेक्चर हैं उनमें मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ की वैल्यू बढ़ाते हो, दूसरी चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जैसे हमारे पास क्या हैं जी, कुछ मैन एंड ब्रेड, हमारे पास सपोज एप्पल लिख लेते हैं। बंदे जो हैं हमारे पास 10 हैं, एप्पल हमारे पास क्या है, 20 है। तो अब हम क्या करते हैं, बंदे जो हैं वो कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो एप्पल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना, सपोज में डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, पहले हर बंदे को कितने एप्पल मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे, क्योंकि 10 बंदे थे, 20 एप्पल थे, 2 मिल रहे थे। अब बंदे रह गए 5, तो अब हर बंदे को कितने एप्पल मिलेंगे, 4। बंदे कम हुए तो पर पर्सन जो एप्पल थे वो बढ़ गए। इसी तरह अगर आप 1 किलो जो शुगर है वो है जी 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की है। अब आप क्या कहते हैं, आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि शुगर का क्या रेट है, यानी चीनी कितने की है, तो वो कह रहे हैं जी 100 रुपीज़ की है। अब आप कहते हैं कि मुझे 2 kg दे दे। आपने सिर्फ इसका यहाँ मैस बढ़ाया, 1 किलो के बजाय 2 किलो की, तो यहाँ पैसे तो खुद ब खुद 200 देना पड़ेगा ना, वो वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई। दूसरी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 1.5 kg कह रहे हैं जी, नहीं मुझे आधा किलो दे दें, तो इधर प्राइस क्या हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी इधर आपने बढ़ाई प्राइस, इधर एक वैल्यू बढ़ाई, एक क्वांटिटी बढ़ाई, दूसरी तरफ भी क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई। इधर वाली क्वांटिटी को कम किया, उधर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन ये होता है कि एक चीज़ आपने क्या की, कम की, दूसरी चीज़ बढ़ गई, तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, और ये होता है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी को जब आप बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि एक क्वांटिटी को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, और एक चीज़ को कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। जैसे अब देखें, यहाँ हमने एक क्वांटिटी को कम किया था तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ गई थी। दूसरा ये कि अगर मैं इसको क्या कर दूँ, 10 के बजाय क्या लिख दूँ, 15 लिख दूँ, तो अब क्या होगा, ये वाली जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज़ होगी, तो इधर वाली देखो ना, जो 20 है होगा वो डिक्रीज़ होगा। देखो पहले हर बंदे को कितने से मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे टोटल, क्योंकि 20 थे, अब 15 हो गए, लोग हो गए 15, तो उनको एक एप्पल पूरा मिलेगा, दूसरे में से कुछ उसका हिस्सा मिलेगा। क्या हुआ कि हर बंदे को जो पहले 2 एप्पल मिल रहे थे अब कम हो गए, क्यों कि इस तरफ के जो बंदे हैं वो बढ़ गए हैं। तो बंदों को बढ़ाया तो एप्पल की कम मिलेंगे, इधर बंदों को कम किया तो एप्पल ज़्यादा मिलेंगे। तो एक चीज़ कम की, दूसरी बढ़ गई, तो इसको कहते हैं जी इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आप ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हटा देना है, इक्वल लगाना है और साथ के लगा देना है। के क्या है, कांस्टेंट है, के 1 ज़र के अवर वाई, तो ये आपके पास इक्वेशन होती है। ये जो जब भी साइन आप हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का, इक्वल लगा के एक कोई ना कोई आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ हम के कांस्टेंट लगा रहे हैं,
इसलिए के कांस्टेंट है, तो ये हर जगह सेम रहेगा। ये जो के होगा इसकी जो वैल्यू होगी, ये ओवरऑल ये दो वेरिएबल होंगे, इन वेरिएबल में जो चेंज आ रहा होगा ना, इन दो वेरिएबल का जो चेंज आ रहा होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये के कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। जो चेंज करेगा वो सेम ही चेंज होगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले जो दो वेरिएबल हैं उनमें जो चेंज आया है, दूसरे जो वेरिएबल है उनमें जो चेंज आया है, उन दोनों का जो चेंज है इसकी वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है। नो, ये जो कांस्टेंट है ये इन दो वेरिएबल का जो चेंज हो रहा है, राइज एंड फॉल या कम और ज़्यादा हो रहा है, उसमें ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये सेम रहेगा, चाहे जो डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है, दोनों में के हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो उसकी वेरिएशन में कोई तब्दीली नहीं लाता। अब वो पहला जो कहता है कि अगर मेरे पास इफ़ कह रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू उसने हमें 40 दे दी और y की वैल्यू उसने हमें कितनी दे दी जी, 5 दे दी। हमेशा याद रखिएगा पहला जो स्टेप होगा उसमें आपको ये दो वेरिएबल दिए होंगे, अगर 3 है तो तीनों की वैल्यू दी होगी, 4 हैं तो चारों की वैल्यू दी होगी। पहले स्टेप में आप हमेशा कांस्टेंट को फाइंड करोगे, दैट इज़ के को आपने फाइंड करना है। इसलिए हमारे पास दो वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू दी हुई है। एक्स क्या है 40 है, मैंने 40 पुट कर दिया, के क्योंकि मैंने फाइंड करना है, के इसी तरह हो गया, और नीचे मेरे पास वाई है, वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 है। तो अब क्या हो जाएगा 40, ये जो 5 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और के, तो के की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है 5 4 20, तो 200। के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई जी 200 आ गया। अब उसमें आगे जो है वो आगे ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 25। अब कह रहा है कि फाइंड एक्स को फाइंड करो, वाई कह रहा है मैं आपको 25 दे रहा हूँ, तो के तो हमारे पास 200 है। अब देखें इधर हमारे पास 3 वेरिएबल, देखें 2 वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास 1 2 3 2 वेरिएबल एक कांस्टेंट, ये 3 चीज़ें टोटल है, 3 में से 2 गिवन है, तीसरा फाइंड करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में एक्स क्या लिखो, एक्स आपने फाइंड करना है, एक्स को इसी तरह रहने दो, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन इसी तरह लगा दो, के की जगह आप क्या पुट करो 200, नीचे क्या है वाई की वैल्यू कितनी है 25 है, तो x इज इक्वल टू 8। 25 का जो टेबल है 200 पे 8 टाइम जाता है, इन 25 4 100 होता है, तो 4 फिर 100, तो टोटल 8 हो गया पहले। फिर दूसरे ये है हमारे पास इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में कहता है एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई बहुत सिंपल सी बात है, आपने सिंपल क्या करना है कि ये जो इक्वेशन लिखी है ना, दैट इज एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू आप लिख दो 200 1 आवर वाई, और x इज इक्वल टू आप चाहो तो 200 आवर वाई लिख लो। सिंपल क्या करना है कि जो x की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड की है ना, वो इधर पुट कर दो, तो कनेक्टिंग y आ जाएगी, नहीं इक्वेशन कनेक्टिंग आ जाएगा x एंड y। नंबर 3 में वो कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है कि जी y फाइंड करो, जबकि x और k हमारे पास 200 है और x वो हमें बता रहा है जी, x हमें 400 बता रहा है। आसान है, कोई मसला नहीं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन हम क्या ले लेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन लेंगे, क्या है जी x इज इक्वल टू के अवर y। अब क्योंकि हमने y को फाइंड करना है इसलिए मैं y को इस तरफ लिख देता हूँ और के अवर x लिख दूंगा, यानी ये जो x है ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू के की वैल्यू मेरे पास कितनी है 200 है, x की मेरे पास क्या है 400 है, 200 1 ज़ा 200 2 ज़ा, तो y इज इक्वल टू 1/2 या y इज इक्वल टू 0.5 भी आप इसे लिख सकते हो। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो q इज इक्वल टू k इंटू 1 आवर p, q इज इक्वल टू k 1 ज़ा k आवर p इक्वेशन 1 आ गया। अब वो कह रहा है कि Q 0.25 है, Q इज इक्वल टू 0.25 है, और P जो है वो हमारे पास 2 है। वेल इसमें पुट कर दो, Q की जगह 0.25 इज इक्वल टू K फाइंड करना है, P की जगह 2। अब K चाहिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर से मल्टीप्लाई हो जाना है, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू K, तो K इज इक्वल टू 0.50, ये आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10 10 का 0 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 और 1 5 0। अब के की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कह रहा है क्या कह रहा है जी,
एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी, तो सिंपल जो पार्ट 1 है इसमें वैल्यू पुट कर दो। क्यू इज इक्वल टू के की जगह 0.5 आवर क्या लिख लो जी, पी। अच्छा, जो 0.5 है ये 1/2 भी होता है, यानी 0.5 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो इसलिए के इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/p आप करोगे तो मे बी उसने यूँ लिखा हो 1/2p लिखा हो, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। अगर इस तरह लिखा है, इस तरह लिख दें, उस तरह लिखा है तो आप उस शक्ल में लिख दें। अब हमारे पास क्या आ गया जी, नेक्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू, पी 5 है 2, क्यू कह रहा है फाइंड करो, पी 5 है, के हमारे पास 0.5 है या 1/2 आप लिख लें। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगेन आप इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाएगा जी 1। क्यू क्यू हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है क्यू को, इसी तरह आगे इक्वल का साइन है, के की जगह क्या लिखें जी 0.5 और पी की जगह क्या लिखें जी 5। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू 0.510, क्यू की वैल्यू 0.10 आ जाएगी। अब हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट पार्ट 3। पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में हमारे पास है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी, कह रहा है पी फाइंड करो, क्यू कह रहा है मैंने आपको दे दिया जी 0.2 फ्रॉम 1 इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है जी, क्यू इज इक्वल टू के अवर पी, पी फाइंड करना है तो पी इज इक्वल टू के अवर क्यू। ये क्योंकि ये क्यू जो है फाइंड करना है इसलिए क्यू इधर चला गया, पी को हमने इस तरफ लिख लिया, तो पी इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 0.50 और 0 पॉइंट क्या दे दिए 2 दे दिए, ठीक है 2.5। 3 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ना 3, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, कह रहा है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक z है और दूसरा x है। इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, एक वेरिएबल हमारे पास z है, दूसरा हमारे पास क्या है जी x है, और कह रहा है z अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है किसके, x के। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन की बात की जाती है तो अगर x है तो x का इनवर्स 1/x होगा, y है तो y का इनवर्स 1/y होगा, z है तो z का इनवर्स 1/z होगा। तो उसने हमें कहा है कि इफ z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, पहली बात की, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें लिखते हैं। तो z इसी तरह लिख दें, आगे जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसकी जगह लगा दिया जी इक्वल का साइन, और साथ के 1/x z इज इक्वल टू के 1 के अवर x, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब बात समझने की ये है कि जब भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटा देते हैं तो हटा के इक्वल लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, के हम कांस्टेंट लगाते हैं, के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के 1 के अवर x इक्वेशन 1 बन गई है। यहाँ तक तो हमने जो रिलेशन था उसको एक किसी ढंग में लिख लिया, यानी कि उसको एक प्रॉपर इक्वेशन में लिख लिया। आगे कह रहा है एंड z इज इक्वल टू 5, कह रहा है कि जो z है वो इक्वल है किसके, 5 के, z इज इक्वल 5 एंड x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या बता रहा है, x इज इक्वल टू 7, सॉरी 6 नहीं है बल्कि x क्या है 7 है। अब आप देखें तो यहाँ पर इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, z और x दो वेरिएबल हैं और एक k है जो कि कांस्टेंट है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है चाहे या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो उसमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल होते हैं, जैसे कि इस केस में के कांस्टेंट दो वेरिएबल हैं, तो दोनों की वैल्यू पहले स्टेप में गिवन होगी। क्यों गिवन होगी, क्योंकि इन दो की जब वैल्यू गिवन दे देगा तो हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। जब कांस्टेंट की वैल्यू आएगा तो आगे जो वो प्रोपोर्शन बता रहा है ना डायरेक्ट है, उसमें वो वेरिएशन पूछता है, यानी कि उसमें एक वेरिएबल को चेंज करता है कि अगर एक वेरिएबल में वेरिएशन दूं, उसको चेंज करूं, तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे किस तरह पड़ेगा और कितना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम यही वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, z है, z की जगह हमने क्या पुट कर दिया 5, आगे इक्वल का साइन, के क्योंकि हमने फाइंड करना है, के एज इट इज आ जाएगा, x है, x की जगह वैल्यू पुट कर दें 7। अब क्योंकि ये 7 इसके नीचे के नीचे डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 7 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, मैं पूरा स्टेप लिख देता हूँ,
इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू मेरे पास को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख देता हूँ 35। तो जो कांस्टेंट है हमने वो फाइंड कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आगे वो कह रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स की वैल्यू को कह रहा है कि फाइंड करो। z इज इक्वल टू 70, कह रहा है कि अगर z जो है उसको मैं कितना दे दूं, 70 दूं, तो x को फाइंड करो, x की वैल्यू जो है वो फाइंड करो। z 70 दे रहा हूं, के हमारे पास ऑलरेडी हम 5 फाइंड कर चुके हैं, 35 है। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 कि भाई जो आपने हमें रिलेशन बताया है उसके मुताबिक हम देखते हैं कि अगर आप z जो वेरिएबल है उसके अंदर वेरिएशन लाते हो तो z के वैल्यू में वेरिएशन होने के नतीजे में x की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगी, क्या चेंज होगा। यहां पर एक चीज का ध्यान दें, z की वैल्यू उसने कितने दे दी है 5, यहां पर z की जगह क्या कर दिया, 5 की जगह देखना उसने क्या पुट कर दिया 70, यानी कि जो z है उसको इंक्रीज किया। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो एक वैल्यू को वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी एक x है और z है और दूसरा x है, मैं लिखूं z है और दूसरा हमारे पास क्या है x है। z उसने पहले हमें कितना दे दिया 5 दे दिया और x उसने हमें क्या दे दिया 7 दे दिया। ठीक है, z उसने हमें 5 दिया और x की वैल्यू 7 दी, तो इसका यानी इधर उसने z की वैल्यू क्या कर दी 5 की जगह 70, यानी कि क्या कर दिया उसने वैल्यू को इंक्रीज, यानी इस ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को उसने इंक्रीज किया। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब भी वेरिएबल इनवर्स प्रोपोर्शन ये होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, तो डेफिनेटली देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू जो उसने हमें 7 दी है उससे ये वैल्यू छोटी होगी, यानी हमारा आंसर 7 से छोटा आएगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। तो एक वैल्यू को बढ़ाएगा तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, यही इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। चलें हम फ्रॉम 1 इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। z है, z उसने हमें 70 दी है, तो ये देखिए z की जगह अगर मैं क्या पुट कर दूं 70, आगे इक्वल का साइन है कि 1 ये है ना, z की जगह देखो 70, इक्वल का साइन इस तरह, k की वैल्यू हम 5 कर चुके हैं, कितना है जी 35 है, और नीचे x है, x क्योंकि हमने फाइंड करना है तो x इसी तरह रहने दें। अब ये क्योंकि x की नीचे डिवाइड हो रही है वैल्यू, इस तरफ ले आए, यानी इसको इधर ले आए, x को इस तरफ कर दें और ये इसकी जगह चला जाएगा, क्योंकि जो नंबर है ना वो एक तरफ हो जाएंगे, उसका ये होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल है अननोन वो फाइंड हो जाएगा। 35 का टेबल 1 टाइम, 35 का टेबल 70 पे 2 टाइम जाता है, तो x की वैल्यू 1/2 या आप लिख दें x की वैल्यू 0.5। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 या 0.5, तो देख लें पहले 7 थी, 7 से कम होके क्या हो गई 0.5 हो गई, क्यों कि दूसरे वेरिएबल में इंक्रीज हुआ तो पहले वेरिएबल में डिक्रीज हुआ। दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन कि एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उम्मीद अच्छा, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास जो 4 है उसमें कह रहा है b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अगेन दो वेरिएबल दे रहा है, एक b दे रहा है और एक a दे रहा है। कह रहा है कि जो वेरिएबल b है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a के, तो जब आपको क्या कहता है a है तो a का इनवर्स 1/a होगा, तो b और a दो वेरिएबल हैं और एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अब क्या होगा कि पहला काम हमने ये करना है कि इक्वल का साइन लगा के कांस्टेंट लगा देना है और 1/a b इज इक्वल टू k1 ज़र k/a, इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना है। यहाँ तक आपने पहले काम कर लेना है, जितनी स्टेट मैंने रीड की है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर जो काम होना था इक्वेशन ड्राइव करनी थी वो कर ली। आगे कह रहा है b एंड b इज इक्वल टू 3.5। अब क्योंकि ये देखें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक b a है, तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू वो स्टार्ट में दे देगा ताकि हम a जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो कह रहा है कि b जो है वो इक्वल है किसके जी 3.5 के, और a जो है a हमारे पास 2 है। ठीक है, a 2 है, फिर आगे फाइंड वगैरह की बात करते हैं वो हम बाद में करेंगे। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट करनी है और k निकल आएगा। b है, b की वैल्यू 3.5 है, तो देखो 3.5 आगे इक्वल का साइन, k इसी तरह, a है a की जगह 2। अब ये जो 2 इस तरह के नीचे डिवाइड हो रहा है उसने इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू k। तो k को मैं इधर लिख देता हूँ। अब 3.5 3 2 6 और 1 7, तो k हमारे पास क्या आ गया जी 7 आ गया, यानी 3.5 को
किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब वो कह रहा है कि बी की जो वैल्यू है वो क्या करें, फाइंड करें, जबकि ए की वैल्यू उसने हमें कितनी दे दी है जी, ए उसने हमें 14 दे दिया। अगेन यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले स्टेप में उसने बी की, ए की वैल्यू 2 दी है और बी की वैल्यू 3.5 दी है, और ये बता दिया कि ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करूंगा मैं, तो इसकी वैल्यू मेरे पास डिक्रीज होगी, या फिर इसकी वैल्यू में अगर डिक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू में इंक्रीज होगा। तो इसका इन्वर्स होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज। इसमें क्योंकि जो वैल्यू ए की है वो 1.4 है, क्या है, वैल्यू जो हमारे पास है 1.4 है, ठीक है जी। वैल्यू हमारे पास उसने क्या दे दिया, 1.4। किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है जी 1.4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वेरिएबल है उसमें डिक्रीज आया, तो बी का जो बी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी उसमें इंक्रीज आएगा। आप देखिएगा जो भी हमारा आंसर आएगा वो 3.5 से बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि इनवर्स है ना, इसमें डिक्रीज कर रहा है तो उसमें इंक्रीज होगा। तो के हमारे पास है कितना जी, 7 है फ्रॉम 1, यानी कि पहली जो इक्वेशन है उसको हम ले लेते हैं, दैट इज बी क्योंकि हमने फाइंड करना है, बी को इसी तरह रहने दो, आगे इक्वल का साइन है। क्या है, के की जगह हम क्या पुट करेंगे जी, 7 है, और नीचे क्या है हमारे पास, ए की जगह हमने क्या लिख देना है, उसने वैल्यू दे दी 1.4, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। अब आपको मैं एक बहुत आसान तरीका इसका बताता हूँ, बी इसी तरह रहते इक्वल। अब क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इस डिवीजन को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ। इसका भी तो यही मतलब है ना कि 7 डिवाइड बाय 1.4, 7 डिवाइड बाय 1.4। अब ऐसा क्यों लिखा, उसका आसान बनाने के लिए उसका किस तरह, इसका पॉइंट खत्म करें, पॉइंट की जगह 1, आगे एक नंबर है तो 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी कितना आ गया, 7, पॉइंट तो खत्म हो गया। जब पॉइंट खत्म हो गया तो डिवाइड को किस में चेंज करें, मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी पॉइंट खत्म हो गया। 14/10 जो है वो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होने की वजह से यूं इसका इन्वर्स हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, तो फिर 2 1 ज़र 2 और 2 5 ज़र 10। b इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया, यानी b की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3 है, 3 से इंक्रीज होगी 3.5 क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज होगी। या सिंपल आप क्या करें, इधर अगर आप करना चाहें तो 7 डिवाइड बाय 1.4 करें, तब भी आपका आंसर 5 ही आता है। अच्छा ऐसा है क्योंकि वो साथ में इस तरह कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। स्टूडेंट कहते हैं सर साथ साथ ना वो कैलकुलेटर लाओ नहीं होता, तो इस तरह कराया करें साथ। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने इस तरह के दो टेबल दे दी गए हैं, आपके पास दो टेबल आपकी बुक में गिवन है। अब उन टेबल के मुताबिक हमारे पास एक ए का टेबल एक बी का है, और ए का टेबल मैंने यहाँ पर बना दिए, और क्योंकि इसको मैं कंप्लीट फिल करूँगा, जिसमें और कह रहे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स, कि भाई ये दो टेबल को कंप्लीट करें। और दूसरा ये है कि y और x जो दो वेरिएबल वो कह रहे हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इनवर्स का मतलब होता है कि दूसरा जो वेरिएबल होता है उससे x का इनवर्स जो है 1/x है। अब हमारे पास पहला काम हमने ये करना है कि y आगे इक्वल का साइन लगा के कांस्टेंट लगाना है, और 1/x, तो y इज इक्वल टू k 1 ज़र k/x हो जाएगा। इक्वेशन हमने इसे कह देना है जी 1। अब हमें जैसे कि मैंने दूसरे पहले वाले दो क्वेश्चन 3 और 4 में बताया कि इक्वेशन में हमारे पास, क्योंकि पिछले वालों में भी दो ही वेरिएबल थे, जैसे कि इस केस में y और x दो वेरिएबल हैं, एक कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस टेबल में बहुत सारी वैल्यू दी गई हैं, हमें कौन सी दो वैल्यू सबसे पहले पिक करनी है, यानी पहले हम इन सारी वैल्यू में से कौन सी वैल्यू को लेंगे, कहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो जब भी टेबल में क्वेश्चन दे दिया जाए तो सबसे पहले, क्योंकि आपने कांस्टेंट फाइंड करना है, उस कांस्टेंट के लिए इन दो वेरिएबल का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ भी एक वेरिएबल है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर दोनों वेरिएबल है, इधर एक है, तो इसका मतलब है कि ये दो वैल्यू हम ले सकते हैं। ये वैल्यू लेंगे, यानी x हम कितना लेंगे, 3 लेंगे, और जो y है वो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, इसमें पुट कर देंगे y की जगह 4,
के हमने क्योंकि फाइंड करना है और x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 3, तो 3 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3 4 12, तो हमारे पास सबसे पहला काम तो हो गया कि कांस्टेंट की वैल्यू जो 12 है वो हमने निकाल ली है। तो ऐसे है कि मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू 12 ऐसे यहाँ लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 12 इन केस अगर मैं रेज कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। पहला काम तो हो गया। अब इन्हें हमने इसे स्टेप वाइज काम करना है, तो बड़े गौर से समझिएगा। हम पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने लगे हैं। ये भी इसमें हमारे पास अगर देखें तो x हमारे पास नहीं है, x हमने फाइंड करना है। y हमारे पास 24 है, तो y की जगह 24 लिख दिया। इधर हमने सिंपल लिख देना है जी फ्रॉम 1, यानी हम इक्वेशन 1 को ले रहे हैं। y की जगह देखो 24 है, तो y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 24। आगे k है, k मेरे पास कितना है जी 12 है, k की जगह मैंने 12 लिख दिया। x हमने फाइंड करना है, x मैं इसी तरह लिख दूंगा। अब x को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें और 12 और ये 24 x की जगह चला जाएगा, कांस्टेंट हमारे एक तरफ हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो x की वैल्यू 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास 0.5 आ गए। ठीक है, क्योंकि उसने डेसिमल में लिखी हुई थी, तो हमने भी इस वाले फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया। अगली अगर हम बात करें नेक्स्ट, इस वाले को हम सॉल्व करते हैं, इस वाले हिस्से को। तो इसमें हमें x गिवन है, तो x हमें उसने गिवन है कितना 2 दे दिया। y हमने क्या करना है जी फाइंड करना है। k हमारे पास कितना है 12 है। फ्रॉम 1 बिल्कुल गिने चुने स्टेप है, हर ये सारा काम देखो जो क्या है कि जो फाइंड करना है, जो गिवन है फ्रॉम 1, बस यही चीज़। इक्वेशन 1 y हमारे पास क्या है फाइंड करना है, y को इसी तरह लिख दें आगे इक्वल का साइन, k की जगह वैल्यू हमारे पास 12 है, k की जगह 12 लिख दिया। और x की देखिए नीचे x है ना, ये x है, तो x की वैल्यू 2 दे दिया, 2 लिख दिया। 2 6 12, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6 आ गई है। तो यहाँ y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा। आगे अगर हम मूव करें तो हमारे पास ये वैल्यू है, x की वैल्यू उसने गिवन दे दिया, तो मैं x की वैल्यू क्या है 2.5 लिख दूंगा। और जो y है वो मैंने क्या करना है जी फाइंड करना है। k मेरे पास 12 है, फ्रॉम 1 मैं लिख दूंगा जी फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन से। पहली इक्वेशन y क्या है जी y, क्योंकि मैंने फाइंड करना है इस वाले केस में। एक सेकेंड, ये कौन सी वाली वैल्यू x इक्वल टू 2, हाँ सही है वो, ठीक है। y फाइंड करना है, इसमें भी y फाइंड करना है, तो y फाइंड करना है, तो y एज इट इज़ लिख दिया। आगे इक्वल का साइन, k की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 12 है। और नीचे देखें x है, x की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 2 पॉइंट क्या है 5 है। इससे अगर हम डिवाइड करें 12 डिवाइड बाई 2.5, 12 डिवाइड बाई 2.5, तो 4.8 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जी 4.8 आ गया। अच्छा, इसको अगर आप दूसरी तरह यानी कि कैलकुलेटर के अलावा सॉल्व करना चाहें, वो कैसे, मैं यहाँ पर देखें लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2.5, यानी 12 डिवाइड बाय 2.5 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉइंट खत्म करूँगा नीचे 10 आ जाएगा। तो आगे अब डिवाइड को किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में 10 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। सॉरी ये 12 है, ये क्या है 12 है। ठीक हो गया। अब 5 के टेबल से 5 2 ज़र 10 और 5 5 ज़र 25, 12 2 ज़र कितना आ गया जी 12 2 ज़र 24 और 5। अगर आपने 24 को क्या करना है, 24 को डिवाइड करना है 5 से, देखो जी 24 को मैं 5 पे डिवाइड करूँ, 5 4 ज़र 20, पीछे बचा जी 4, ऊपर लगा पॉइंट नीचे 0, 5 8 ज़र 40, तो 4.8। इस तरीके से भी आप सिंप्लीफिकेशन करके भी कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। तो 4.8 हमारे पास ये आ गया। अब लास्ट पार्ट इसका रह गया है जिसमें हमने x क्या करनी है फाइंड करना है। y हमारे पास 1.5 है और x k हमारे पास कितना है जी 12 है। फ्रॉम 1 यानी पहली वाली इक्वेशन हम ले रहे हैं। पहली वाली इक्वेशन हमारे पास y है, y कितना है जी 1.5 है, तो y की जगह 1.5 आगे इक्वल का साइन। देखें k है, k की जगह हमारे पास वैल्यू जी 12 है, 12 लिख दी। नीचे x हमने फाइंड करना है, x इस तरह, x को इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको जी 1.5। अब देखें जी अगर 12 को आप डिवाइड करते हो 1.5 से, 12 डिवाइड बाय 1.5, तो हमारे पास कितना आ जाता है जी 8 आ जाता है। तो x इज इक्वल टू
अच्छा मैं आपको सिंप्लीफाई भी करके बता देता हूँ। 12 को डिवाइड कर लूँ 1.5 से, ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर पॉइंट खत्म करूँगा नीचे 10 आ जाएगा। तो x इक्वल टू डिवाइड को किस में चेंज करूँ, मल्टीप्लाई में, तो ये इस 12 इसी तरह आ जाएगा। डिवाइड को मैं चेंज कर दूंगा मल्टीप्लाई में, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 15। अब देखें कैंसिल करते हैं जी पहले 3 के टेबल से, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15, तो 5 1 ज़र 5 और 5 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 5 2 ज़र 10, तो x इज इक्वल टू ये वाला 4 और ये वाला 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 8 आ गई। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 5 का पार्ट बी है, क्वेश्चन 5 के पार्ट बी का ये तो रिलेशन तो वही है ना, यानी कि एक्स और वाई एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये टेबल है उस बी का जिसमें उसने हमें कुछ वैल्यू दे दी है और हमने बाकी को कंप्लीट करना है। अब क्योंकि ये दो वेरिएबल हैं, सबसे पहले हम इनमें से जैसे मैंने शुरू में बताया इसके पार्ट 1 में कि हम वो वैल्यू लेते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल गिवन होते हैं। इसमें x भी, इस वाले में यहाँ x है और यहाँ y, ये दोनों वैल्यू को पिक करेंगे जिसकी हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 4 है और y इक्वल है किसके 9 के, वैल्यू पुट कर दो। x की जगह क्या पुट कर दो, नहीं y की जगह 9 पुट कर दो। k हमने फाइंड करना है, k को इसी तरह रहने दो, x है, x की जगह क्या पुट करो 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 ज़र 36 इज इक्वल टू k, तो k को आप यूँ लिख लें जी 36। तो पहला काम तो आपका हो गया, जो आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी वो कर ली। आगे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू जो है वो हमें उसने दे दी है जी 3 दे दी है, y कह रहा है फाइंड करो, जबकि k हमने अभी फाइंड किया 36 है फ्रॉम 1, यानी पहली वाली इक्वेशन को हम पिक करेंगे। ये इक्वेशन है, y फाइंड करना है, y को इसी तरह रहने दें, आगे इक्वल का साइन है, k है, k की वैल्यू आपके पास 36 है और नीचे x है, x की जगह आपके पास 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, y की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। इधर देखें जी, हम लिख देते हैं जी 12। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये y है, y हमें गिवन है कितना जी 8 है, x हमने क्या करना है फाइंड करना है, और k हमने अभी फाइंड किया दैट इज 36। ठीक है, तो हम क्या कर लिखेंगे जी फ्रॉम 1, यानी पहली वाली इक्वेशन हम ले रहे हैं फ्रॉम 1। हमने क्या करना है जी, इसमें x क्योंकि फाइंड करना है तो y की वैल्यू गिवन है, y 8 है, तो देखें 8 पुट कर दिया, आगे इक्वल का साइन, k है, ये देख सकते हैं k की जगह हमारे पास कितना है जी 36 है, तो k की जगह 36 लिख लिया, और नीचे हमारे पास क्या x है, x हमने फाइंड करना है, x क्योंकि हमने फाइंड करना है, x इस तरह, x को इधर शिफ्ट कर दें, 36 को डिवाइड कर लें 8 से, पहले इन्हें 8 का टेबल क्योंकि 36 पे नहीं जाता, 4 के टेबल से इन्हें कैंसिल कर लें, 4 2 ज़र 8 और 4 9 ज़र 36, x इज इक्वल टू 9/2, तो x इज इक्वल टू 4.5 आ जाएगा। कैसे कि आप सिंपल 9 को डिवाइड करो किससे 2 से, 2 4 ज़र 8, 1 ऊपर पॉइंट नीचे 0, 2 5 ज़र 10, तो यानी कि 9 का हाफ 4.5 ही आता है, तो ये कितना आ गया जी 4.5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है जी y, देखिए गिवन है, y हमारे पास कितना है 2.5 है, x हमने फाइंड करना है, और k हमारे पास 36 है जो हमने k की वैल्यू स्टार्ट में फाइंड की थी। अब हमने क्या करना है कि फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन को हमने ले लेना है, पहली जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली है, y हमारे पास कितना है 2.5, तो देखो y की जगह मैंने 2.5 लिख दिया, आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाने के बाद देखें k है, k की जगह 36 है, तो k की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 36, और उसकी नीचे जो x है वो एज इट इज़ आए। अब इसने इस तरफ आ जाना है, और 36 ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऐसे हो जाएगा। इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 2.5, पॉइंट खत्म करें, नीचे क्या आ जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 36 को इसी तरह रहने दें, डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, ये इधर चला जाएगा, और 25 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। क्योंकि डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो बाद वाला नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यूँ फ्लिप हो जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10, अब मजीद कैंसिल नहीं होता, 36 को 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो ये कितना होता है 72 हो जाता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5, तो हम 72 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 72 को यहाँ रखा 5
5 1 ज़र 5, पीछे देखे 2, ऊपर से 2 उतरा, 5 4 ज़र 20, 2 है ऊपर पॉइंट लगा, नीचे 0, 5 4 ज़र 20, तो x इज इक्वल टू 14.4 आ गया। हम चेक कर लेते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 2.5, बिल्कुल यही आता है 14.5, तो यहाँ लिखते हैं जी 14.4। अब हमारे पास ये जो लास्ट पार्ट रह गया इसको हम देखते हैं, x जो है वो 25 है, y हमने क्या करना है जी फाइंड करना है, k हमारे पास कितना है जी 36 है, फ्रॉम 1 पहली वाली इक्वेशन को ले लें, क्या है जी y फाइंड करना है तो इसी तरह लिख लें। आगे देखें जी k की जगह देखो मैं क्या पुट करूंगा 36 और x की जगह 25, तो 36 ओवर 25 आ जाएगा, 36 ओवर 25। तो अब इन दोनों को सिंपल डिवाइड कर लेते हैं, 36 डिवाइड बाई 25, 36 डिवाइड बाई 25, तो हमारे पास 1.44 आ जाएगा, ठीक है जी, 1. y इज इक्वल टू 1.44, यस 1.44 ये हमारे पास, या 1.44 या 1 लिख दें, या 1.4 भी, यानी 1.4 भी आप इसका लिख सकते हैं। अच्छा थोड़ी डिवीजन भी बता देता हूँ किस तरह, कि ये देखें 36 को डिवाइड करना है किससे 25 से, तो 1 ज़र 25, पीछे देखें यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, ऊपर पॉइंट लगाए, नीचे 0, तो 25 4 ज़र कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये देखें 1 0, क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है, एक 0 और लगा सकता हूँ, 25 4 ज़र 100, तो यूँ यानी कि आप इस तरीके से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन जो 5 है वो कंप्लीट हो गया है।